हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन की। देखिए, पिछले टॉपिक में आपने पॉलीमराइजेशन पढ़ा था और उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। आपने देखा था कि पॉलीमर्स, मोनोमर्स पढ़े थे, आपने पॉलीमराइजेशन पढ़ा था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ा था। आज आपको हम बताएंगे क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एडिशनल अथवा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जाके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेके जाके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो डेफिनेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब मोनोमर्स मॉलिक्यूल क्या करेंगे, नंबर एक में पॉलीमराइजेशन पिछले टॉपिक पढ़ चुके थे, क्या नाम उसका था, चैन एडिशनल या चैन ग्रोथ पॉलीमर था, ये हम पढ़ चुके हैं। एडिशनल और चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसका हम पहली बार अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक इसी में है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए, जब उसमें मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंसेशन करते थे तो H2O, HCl, NH3, अल्कोहल आज जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता था। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के मध्य हम कंडेंसेशन करते हैं तो वाटर, अल्कोहल, अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल्स का निष्कासन होता है। दोनों में डिफरेंस भी यही आप मान सकते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, जब दो या दो से अधिक मोनोमर्स, कैसे करेंगे, जब दो या दो से अधिक मोनोमर्स कंडेंसेशन करके पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन लिखो, फॉर्मेशन करते हैं तो कौन सा बनता है, तो कंडेंसेशन। पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है जिसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में, इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में ध्यान देना, पॉलीमराइजेशन में H2O, NH3, अल्कोहल आदि करते हैं, आदि मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। ओके, तो इसमें भी कई एग्जाम्पल हैं। नाइलोन में सबसे पहले हम बात करते हैं, नाइलोन में नाइलोन 6 और नाइलोन 6 की बात करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे नाइलोन 6 की बात करते हैं, ठीक है। कौन बात करेंगे, नंबर एक करेंगे नाइलोन 6 की बात करेंगे। नाइलोन 6 कैसे बनाते हैं, जब कैप्रोलैक्टम का जल अपघटन उच्च ताप पर किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो अमीनो एसिड के समान होता है। तो जब क्या करेंगे, कैप्रोलैक्टम लेंगे। इसमें कैप्रोलैक्टम क्या होता है, ध्यान देना आप लोग, 7 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होता है। ध्यान देना कितना, 7 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होता है। आप गिनती करें तो याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या चीज है, कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम है। इसका पहले हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं और थोड़ा हीट करते हैं तो अमीनो
हेक्सेनोइक एसिड में ये परिवर्तन हो जाता है। किसमें चेंज होगा जाके देखो ध्यान से आपका, ये NH2 5 है आपके CH2 और COOH। अगर आप कहेंगे जाके इसका नाम देखें जाके तो 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड हम कह सकते हैं IPAC में, कह सकते हैं 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, ये IPAC नाम है। अब इसका जब हम करते हैं पॉलीमराइजेशन, और आप जानते हैं जो पॉलीमराइजेशन करते हैं हमेशा उच्च ताप और उच्च दाब पर किया जाता है, तब आपका नायलॉन 6 का निर्माण हो जाता है। कैसे बनता है ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर NH, यहाँ वैलेंसी खाली कर देना, CH2 का होल 5, फिर ये CO और यहाँ से वैलेंसी खाली करना और इसके N मॉलिक्यूल्स की पुनरावृत्ति करना, ये आपका बना नायलॉन 6। ओके, यूज कहाँ करेंगे इसका ध्यान देना आप लोग, यूज करते हैं इसका, यूज करेंगे टायर बनाने में, नायलॉन के टायर होते हैं, टायर बनाने में, धागे बनाने में, धागे रस्सियां बनाने में, रस्सियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है नायलॉन 6 का। अब देखिए नायलॉन 6 के इसका बात करेंगे, नायलॉन 6 का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसमें हम लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में नायलॉन 6 होता है। क्या नाम बताया आपने, एक है नायलॉन 6 और दूसरा है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 का निर्माण हम किस तरह से करते हैं ये देखिए आप, ठीक है। क्या डालेंगे आप, हम नायलॉन 6 डालते हैं, NYLON, नायलॉन 6 और 6, पहले 6 पढ़ा केवल, अब पढ़ रहे हैं 6। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है कि जब हेक्सामेथिलीन डाइअमीन के रिएक्शन एडिपिक एसिड के साथ 553 केल्विन और हाई प्रेशर पर कराई जाती है तो नायलॉन 6 का निर्माण होता है। कौन कौन कंपाउंड लेते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन लेते हैं, कौन कौन बताया आपको, N मॉलिक्यूल लेंगे, NH2 CH2 का होल 6 NH2, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन और डाइअमीन। एडिपिक एसिड के साथ में इसके रिएक्शन करवाते हैं। एडिपिक एसिड का जो फार्मूला है इसमें आपके COOH और CH2 का होल 4 COOH, यह है एडिपिक एसिड। इसके भी N मॉलिक्यूल लेते हैं और पॉलीमराइजेशन करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का इसमें निष्कासन होता है और नायलॉन 6 का निर्माण होता है। ये नाइट्रोजन है, यहाँ वैलेंसी खाली होगी, यह हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके बाद CH2 का होल 6 होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर ये जुड़ा जाएगा कि आपका CO से और CO जुड़ेगा CH2 के होल 4 से और फिर ये CO, ये वैलेंसी खाली होगी यहाँ से और यहाँ से ये N मॉलिक्यूल की पुनरावृत्ति होगी और NH2O इसमें निष्कासन होगा जाएगी। ये आपका है नायलॉन 6, नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 जो था वो कैप्रोलैक्टम का डेरिवेटिव था और इसे किसना है हेक्सामीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड का अगर आप पॉलीमराइजेशन करते हैं N मॉलिक्यूल लेकर के तो नायलॉन 6 इसका निर्माण होता है। यूज इसका नायलॉन 6 के लगभग समान होता है। इसका उपयोग हम कहाँ कर लेते हैं, ब्रशों के सूप बनाने में, जो ब्रश होते हैं
पुरुषों के सूप बनाने में, धागे और रस्सियां बनाने में उपयोग किया जाता है। धागे और रस्सियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो आप देख रहे हैं, एक आपने नायलॉन 6 पढ़ा, दूसरा नायलॉन 6 पढ़ते हैं। अब इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं तीसरा कंपाउंड्स के बारे में। जो तीसरा कंपाउंड है वो बेकेलाइट है, और बेकेलाइट भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है। पॉलीमर तो ही है आपका, इसका उपयोग विभिन्न कंपाउंड्स के आर्टिकल्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो बात करते हैं बेकेलाइट की, BAKELITE। बेकेलाइट कहें या फिनॉल, दूसरा नाम इसका है फिनोल फॉर्मल डिहाइड रेजिन। दूसरा नाम क्या बताया है? फिनोल फॉर्मल डिहाइड रेजिन है। इसका निर्माण कैसे करते हैं आपको बताते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को एसिड और बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो क्या करते हैं, फिनोल लेते हैं, एक एक मॉलिक्यूल लेंगे, और फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। ये हमारा फिनोल है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। जैसे ही एसिड अथवा एसिड या बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसका कंडेंसेशन करते हैं तो दो कंपाउंड्स का निर्माण होता है। कौन कौन से दो कंपाउंड आपके हैं? एक अर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, अर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल, और दूसरा कंपाउंड जो बनता है वो पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल बनता है। ये आपका अर्थो पर जुड़ा हुआ, तो इसका नाम है अर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल नाम होगा। इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल। तो दो कंपाउंड का निर्माण होता है। अब बेकेलाइट कैसे बनाते हैं आपको बताना है। अगर हम अर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो लाइनियर पॉलीमर का निर्माण होता है। ये लाइनियर पॉलीमर नाम का एक बेकेलाइट प्लास्टिक बन जाता है। कैसे देखते हैं, देखो, अगर हम केवल अर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल का पॉलीमराइजेशन करते हैं, नंबर एक लिखते हैं इसमें, अर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनोल लिया हमने, और इसका क्या कर दिया हमने, पॉलीमराइजेशन कर दिया। तो जैसे ही इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसमें H2O मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है और लाइनियर पॉलीमर का निर्माण होता है। ये फिनोल है आपका, ये CH2 से जुड़ेगा, फिर ये फिनोल होगा, फिर ये CH2 से जुड़ेगा, और यहाँ बगल से खाली होगी ये, और इसके ये मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। ये लाइनियर पॉलीमर है। और किसका है? बेकेलाइट। ठीक है भाई। अब यदि हम अर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल और पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल के मिक्सचर को ले लें और पॉलीमराइजेशन कर दें तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा केस में क्या करते हैं, दोनों को ले लें। हमने क्या किया, अर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल लिया और पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल लिया, और दोनों के n मॉलिक्यूल लेकर पॉलीमराइजेशन करा दिया। क्या कराया? पॉलीमराइजेशन करा दिया। इसमें भी तो वाटर मॉलिक्यूल का ही निष्कासन होगा और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण होता है। कैसे बनेगा ये ध्यान से देखिए।
ये फिनॉल है आपका, OH है यहाँ से, यहाँ वैलेंसी खाली होगी, ये यहाँ जुड़ेगा, फिर ये वैलेंसी खाली हुई, फिर CH2, फिर यहाँ खाली हुई, ये OH, और इसके बाद ये फिर आगे भी CH2 से जुड़ेगा, देखिए अब आपका बनता रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये फिर नीचे की ओर यहाँ बना CH2 से, ये बना, यहाँ OH, ये वैलेंसी खाली हुई, ये CH2, फिर यहाँ पहुँचे 1 2, ये आपका OH यहाँ जुड़ा, CH2 यहाँ से आया आपका, फिर आपको फिर ये यहाँ जुड़ेगा, देखिए इस तरह से CH2 ये क्रॉस करेगा यहाँ से इस पर, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH, तो देखिए वैलेंसी यहाँ से खाली होती है, यहाँ से खाली हुई, ये बाहर से लगाना, अल्टरनेट टर्म में लगा देना, तो देखो एक वैलेंसी यहाँ खाली हुई है, एक वैलेंसी यहाँ खाली हुई, एक यहाँ खाली हो जाएगी, तो यहाँ से सब जुड़ते रहेंगे और क्या बनेगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण होता है। ये भी आपका बैकलाइट है, क्या है, बैकलाइट, ओके। तो हमने 3 की बात कर ली है, एक हमने आपको बता दिया नायलॉन 6, और एक बताया नायलॉन 6 और एक बताया आपने बैकलाइट। यूज बता दीजिए इसका, बैकलाइट का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं विद्युत उपकरण बनाने में, क्या करेंगे, विद्युत उपकरण बनाने में, और कंप्यूटर डिस्क तथा फोनोग्राफ, कंप्यूटर डिस्क तथा फोनोग्राफ और रिकॉर्डर बनाने में किया जाता है, ओके। इसीलिए कहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है ये आपकी, जिसका नाम है बैकलाइट। एक हम और बात करेंगे पॉलीमर पे, उसका नाम है टेरिलीन। कौन सा है, टेरिलीन पॉलीमर है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो टेरिलीन पॉलीमर हम देखते हैं क्या होता है। टेरिलीन, इसका दूसरा नाम भी हमने पढ़ा था डेक्रोम या पॉलीस्टर, पॉलिस्टर कह सकते हैं। तो 3 नाम इसके हो जाएंगे, कौन कौन से 3 नाम हुए जरा आप देख लीजिए। टेरिलीन तो पहला नाम इसमें है, चौथा कंपाउंड है आपका TERRIEN। दूसरा नाम हमने बताया डेक्रोम, DACRON डेक्रोम है, और पॉलिस्टर भी इसको कह सकते हैं, पॉलिस्टर भी इसको कह सकते हैं, ओके। इसका निर्माण कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। जब ग्लाइकॉल की रिएक्शन पैराथैलिक एसिड के साथ कराई जाती है तो टेरिलीन का निर्माण होता है। क्या क्या लेते हैं, ग्लाइकॉल लेते हैं, ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH, CH2OH, और पैराथैलिक एसिड का फार्मूला ये होता है। तो इसके भी ये मॉलिक्यूल लीजिए, और लगभग 473 केल्विन पर हम इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो क्या बन जाएगा, टेरिलीन कैसे बनती है, देखो ध्यान से आपका, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली होगा जाके, ये CH2 और ये जुड़ेगा जाके हमारा थैलिक एसिड से। तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड दिखा दें, एक रिंग दिखा दीजिए, अल्टरनेट में बॉन्ड दिखा देना, और CO दिखा दीजिए आप यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है इसकी पुनरावृत्ति होगी जाके, और क्या बनेगा,
टेरिलीन का निर्माण होगा। ओके, अब टेरिलीन क्या होता है, इसका उपयोग देखिए क्या हो जाए कि टेरिलीन का बहुत अच्छा उपयोग है। इसका रेशा बहुत मजबूत होता है, फाइबर है ये, इसका रेशा माने फाइबर, रेशा बहुत मजबूत होता है। ओके, इसका उपयोग मैग्नेटिक टेप कहाँ करेंगे, इसका यूज मैग्नेटिक टेप, कामा सीट बेल्ट एंड अदर मटेरियल बनाने में किया जाता है। तो ये जितने भी हमने चार बताए कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, इसके अतिरिक्त पिछले चैप्टर में भी पॉलीमराइजेशन बताया था आपको, तो आप कम से कम 4 दूनी 8 याद कर लीजिए। 8 में आपको मैक्सिमम 2 आराम से मिल जाएंगे, जिसकी सहायता से आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। आपको पढ़ना है, याद करना है इनको, और अच्छी तरह से लर्न करने के उपरांत आप प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ओके।